वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज हम लोग रसायन विज्ञान से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो बिहार पुलिस फायरमैन के नया सिलेबस आया है, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार होगा। ठीक है, सभी को पता है फ्रेंड्स कि सिलेबस के अनुसार इस चैनल पे आपको बिहार पुलिस फायरमैन की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें आपका फिजिक्स का टोटल खत्म हो चुका है। फ्रेंड्स, फिजिक्स का वीडियो अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लें, नहीं तो मेरा वेबसाइट gkmastermind.com पर जाइएगा तो सभी वहाँ क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। तो इसमें देखिए रसायन विज्ञान में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग पदार्थ की प्रकृति पढ़ चुके हैं, पहला पढ़ चुके हैं, दूसरा परमाणु की संरचना भी पढ़ चुके हैं, और तीसरा ऑक्सीकरण एवं अपकरण, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं टॉपिक आपका रासायनिक बंधन और साथ में रासायनिक अभिक्रिया। तो इन दोनों चैप्टर से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को आज कवर करेंगे, और बाकी जो प्रश्न बचा हुआ है इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद में आपका ईंधन कवर करेंगे। तो ज़्यादा 2-3 दिन में आपका फ्रेंड्स केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। आपका सिलेबस बिहार पुलिस फायरमैन के जो सिलेबस है उसका केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजी करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद सामान्य अध्ययन का मैं फटाफट करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो चैनल पर पहली बार जो विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। 8:30 बजे लाइव क्लास भी इसी चैनल पर मैं आता हूँ, तो 8:30 बजे लाइव क्लास में भी आप लोग जुड़िएगा। इसमें देखिएगा फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन अटपटांग सा मिलेगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा। और इसका कल तक मेरे फ्रेंड्स आपका वेबसाइट पर भी ये सब प्रश्न आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। पहला सवाल है आपका, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो जो आयन से बने हैं यौगिक उनको क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजक कहते हैं। पहला का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल आपका है फ्रेंड्स, विद्युत संयोजक बंध बनता है। तो विद्युत संयोजक बंध बनता है कब? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। वितरित आविष्ट आयनों के बीच में विद्युत संयोजक बंध बनता है। 2 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 3 नंबर सवाल आपका है कि सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो देखिए सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है, गेस करते चलिएगा। इलेक्ट्रॉन की पूर्ण अंतरण से, इलेक्ट्रॉन के आंशिक अंतरण से, या इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से, या इलेक्ट्रॉन के दान से। 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, जो सहसंयोजी आबंध बनता है वो इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से बनता है। चलिए 4 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 4 नंबर सवाल आपका है कि इथिलीन अणु की आकृति होती है, कैसी होती है? इथिलीन अणु की जो आकृति होती है फ्रेंड्स, इसका आपका 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, समतल त्रिकोणीय होती है। ठीक है, इथिलीन अणु की जो आकृति होती है वो कैसी होती है? तो समतल त्रिकोणीय होती है। 4 नंबर सवाल का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप का एक सवाल आपको जरूर पूछा जाएगा केमिस्ट्री में। 5 नंबर सवाल को देखिए। 5 नंबर सवाल है, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? ठीक है, क्वथनांक मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक तो जल का जो अधिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक होता है, उसका कारण क्या है? 5 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध के कारण ही जल का क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, ऐसे जल का क्वथनांक कितना होता है नॉर्मल फ्रेंड्स? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। सभी को पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जल है जो उबलने लगता है। क्वथनांक इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? इतना। तो क्वेश्चन था कि जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है बॉइलिंग पॉइंट का? तो यही है, जल के अणुओं में क्या हाइड्रोजन आबंधन के कारण ही आपका जल का क्वथनांक अधिक होता है। चलिए 6 नंबर सवाल को देखिए। सोडियम क्लोराइड में होता है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, NaCl सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, कैसा बंध होता है? तो देखिए सोडियम क्लोराइड में जब देखेंगे सोडियम फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, इसलिए इस पर एक आता है क्लोरीन का एक ग्रहण करता है। तो क्या होता है इसमें हो जाएगा, कैसा बंध हो जाएगा? तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें साझेदारी नहीं होती है, साझेदारी नहीं होता है। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है फ्रेंड्स, और क्लोरीन है जो आपका क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इसमें इस तरह से जो बंधन बनता है फ्रेंड्स क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंधन। 6 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति है, इस टाइप का बताया मैंने, सब एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की जो आकृति होती है वो हो जाएगा आपका चतुष्फलकीय होती है। ऑप्शन नंबर सी 7 का करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल को देखें। 8 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? इनमें से कौन एक है जो सहसंयोजक यौगिक है? तो 8 नंबर सवाल का गेस करिए राइट आंसर क्या होगा? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो सहसंयोजक यौगिक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि ऋणायन तब बनता है जब, कब बनता है ऋण आयन, कब बनता है फ्रेंड्स, और धन आयन कब बनता है? इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो देखिए कोई भी आपका
तत्व है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आयन होगा, ठीक है, क्योंकि ग्रहण कर रहा है यानी ऋण ले रहा है, एक तरह से कह सकते हैं। जैसे हम देखिए आपका NaCl करते हैं, ठीक है, NaCl में करते हैं तो ये सोडियम तो आपका एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, इसमें धन आयन आ जाता है, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसमें ऋण आयन आ जाता है, ठीक है। तो वही कह रहा है फ्रेंड्स कि ऋण आयन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, धनायन कब बनेगा फ्रेंड्स, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्यागता है, तो धनायन बनेगा, ग्रहण करेगा तो ऋणायन बनेगा, ठीक है। तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित यौगिकों में से किस में आयनिक बंध नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसमें है जो आयनिक बंध इसमें नहीं है। तो देखिए इसका 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। मीथेन में है जो आपका फ्रेंड्स क्या है, आयनिक बंध नहीं है। 11 नंबर सवाल को देखिए, मीथेन के अणु में है, तो मीथेन के अणु में क्या है, कैसा बंध है, कैसा बंधन है, द्विसंयोजक है, एकल सहसंयोग बंधन है, त्रिसंयोजक बंधन है, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मीथेन में है जो फ्रेंड्स आपका एकल सहसंयोजक बंधन है, ठीक है। 11 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 12 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड है। इसमें डबल बॉन्ड कौन है फ्रेंड्स, ठीक है। रासायनिक बंधन आपका चैप्टर में अभी पहले बता चुका हूँ, पढ़ना है, उसी से ये सब प्रश्न है फ्रेंड्स, रासायनिक अभिक्रिया से है, तो सिलेबस के अनुसार है फ्रेंड्स, ये सब को जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डबल बॉन्ड किस में है, तो 12 का करेक्ट आंसर प्रोपीन में है जो आपका डबल बॉन्ड है। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य है, तो इथाइन है, ठीक है, इथाइन है जो आपका पहला सदस्य है। तो 13 नंबर सवाल का करेक्ट आंसर सी हो गया। 14 नंबर सवाल को देखिए, निम्न में से किस में त्रिबंध होता है। चलिए त्रिबंध किस में होता है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिबंध किस में होता है, तो प्रोपाइन में आपका त्रिबंध होता है। 15 नंबर सवाल को देखिए, 15 नंबर सवाल है, एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एसेटिक अम्ल किस में पाया जाता है फ्रेंड्स, सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिरका, याद रखिएगा सिरका में है जो आपका एसेटिक अम्ल पाया जाता है, और एसेटिक अम्ल का IUPAC नाम है जो क्या है, गेस करें। 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। याद रखिएगा एसेटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है, जो कि सिरका में पाया जाता है। तो दोनों याद रखिए फ्रेंड्स, एसेटिक अम्ल का अगर जो IUPAC नाम पूछे तो एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। 16 नंबर सवाल को देखें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है, ठीक है। कैसा होता है, एकल। इंपॉर्टेंट सवाल है, जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उसी परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है। सवाल नंबर 17 को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है 17 का, तो मीथेन है जो आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक संतृप्त है फ्रेंड्स, एक असंतृप्त है, दोनों का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग देख रहे हैं, इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा। तो इसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रहा है तो आपका मीथेन हो जाएगा। 17 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए, अब देखिए आपका है, इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, संतृप्त और असंतृप्त पर। तो देखिए 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इथाइन है जो क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जबकि हम लोग ने देखा था संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है 17 का, तो ऑप्शन नंबर सी मीथेन था जो क्या था, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और असंतृप्त में हो जाएगा क्या, इथाइन हो जाएगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 19 नंबर सवाल को देखिए, बेंजीन के एक अणु दोहरे आबंध होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बेंजीन के एक अणु में कितने, 3 दोहरे आबंध होते हैं। बेंजीन के एक अणु में कितने, तो 3 दोहरे आबंध होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, कि सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि। चलिए बहुत अच्छा सवाल है कि जितने भी सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जिसमें जो यौगिक बनाते हैं साझा कर करके, तो उसका जो द्रवणांक होता है और क्वथनांक होता है, ठीक है, द्रवणांक और क्वथनांक निम्न होता है। क्यों होता है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है, ठीक है।
अंतराण्विक बल इसमें कमजोर होता है, यही कारण है सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होता है। टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है केमिस्ट्री का, याद रखिएगा फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न तो आपको मिल ही जाएगा, आपका वेबसाइट पे मिल जाएगा। देखिए वेबसाइट पे जब जाइएगा तो वहाँ पर जीके मास्टरमाइंड खोलिएगा तो बिहार पुलिस फायरमैन लिखा रहेगा फ्रेंड्स। उसको जब देखिएगा होम पेज में तो उसमें सिलेबस के अनुसार वहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट दिया रहेगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। तो उसमें देखिए सब प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3 इस करके दिया हुआ रहेगा। तो उसमें जाके पढ़िएगा फ्रेंड्स, तो ये सब प्रश्न आपको वहाँ पर फिर मिल जाएगा। तो बाद में रिवीजन कर लीजिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो 20 नंबर सवाल था फ्रेंड्स कि सहसंयोजक यौगिक के द्रवणांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर डी इनमें अंतराण्विक बल कमजोर होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखें। निम्न में से किस पदार्थ को जल में घुलाने से उष्मा उत्सर्जित होता है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। कौन सा पदार्थ को जल में घुलाइएगा तो उष्मा उत्सर्जित होगा? 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घुलाने से उष्मा उत्सर्जित होता है। 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल देखिए, श्वसन की प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। तो देखिए श्वसन की प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण होती है फ्रेंड्स, लेकिन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, लेकिन क्या है, उष्मा क्षेपी है, यानी इसमें उष्मा निकलता है। देखिए इसमें उसी तरह से ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे श्वसन की प्रक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया लेकिन उष्मा शोषी है नहीं है, अवकरण अभिक्रिया लेकिन उष्मा क्षेपी नहीं है, संयोजन अभिक्रिया नहीं है, ये हो जाएगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और क्या है, लेकिन उष्मा क्षेपी, इसमें उष्मा निकलता है। तो याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 का डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 23 देखिए, रिडॉक्स अभिक्रिया है, 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया इसे कहा जाता है। ठीक है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 23 का डी करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 24 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटन में एनोड पर अभिक्रिया होती है। तो एनोड पर क्या अभिक्रिया होती है 24 का, तो ऑक्सीकरण होगा विद्युत अपघटन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? चलिए तो देखिए उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया भी आपको कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिए, नीला थोथा का जलीय घोल किस गुण का होता है? तो देखिए जो नीला थोथा है उसका जलीय घोल होता है जो फ्रेंड्स आपका अम्लीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, किण्वन अभिक्रिया में से कौन सा अल्कोहल का निर्माण होता है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स 27 का। तो किण्वन अभिक्रिया में से कौन सा अल्कोहल का निर्माण होता है? 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इथाइल अल्कोहल। 26 नंबर में हम लोगों ने क्या देखा था फ्रेंड्स कि नीला थोथा का जलीय घोल किस गुण का होता है, तो 26 का करेक्ट आंसर ए अम्लीय बताए थे। और 27 भी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका फ्रेंड्स कि किण्वन अभिक्रिया से कौन सा अल्कोहल का निर्माण होता है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है किण्वन अभिक्रिया से। अगला है, पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? ये सवाल देखिए अक्सर प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलता है। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुलीकरण अभिक्रिया से पॉलीथीन का निर्माण होता है। ठीक है, पॉलीथीन किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, तो बहुलीकरण अभिक्रिया के द्वारा। 29 नंबर सवाल को देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, CO2 जल में घुलकर क्या बनाता है? देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, एक कार्बोलिक अम्ल है, एक कार्बोनिक अम्ल है। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से याद रखिएगा, CO2 है जो जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमेशा उष्मा की जरूरत होती है, उष्मा शोषी होती है? तो 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटन प्रतिक्रिया। ठीक है, अपघटन प्रतिक्रिया है जो क्या है आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया। दहन प्रतिक्रिया कैसा है फ्रेंड्स, उष्मा क्षेपी है, लेकिन अगर जो अपघटन प्रक्रिया है जो क्या है, ये आपका उष्मा शोषी है। तो सवाल यही था ना आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्मा शोषी होती है, तो अपघटन प्रक्रिया का हमेशा उष्मा शोषी होती है। अगला सवाल को देखिए फ्रेंड्स, 31 नंबर सवाल, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया। 31 का करेक्ट आंसर बी होगा, विद्युत अपघटन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया विद्युत अपघटन
प्रक्रिया को विद्युत अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर सवाल को देखें। वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए उदासीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर ए 32 का करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ये आप लोग पहले भी बना चुके होंगे बहुत बार क्वेश्चन सेट में। वनस्पति तेल में कौन सा है जो उत्प्रेरक काम किया जाता है, तो निकेल इसमें होगा ना। 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निकेल हो जाएगा। वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए, तो 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। 34 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। 2Mg + O2 फिर कितना है यहाँ पर फ्रेंड्स आपका 2MgO अभिक्रिया किसका उदाहरण है। चलिए बताए तो इसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इसमें है जो आपका 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर संयोजन हो जाएगा। ठीक है, 2Mg + O2 इसमें क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 35 नंबर सवाल को। निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी होती है। उष्माक्षेपी कौन होती है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना है जो आपका उष्माक्षेपी है। तो इसमें क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया अत्यधिक उष्माक्षेपी है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना है जो अत्यधिक उष्माक्षेपी है। 35-36 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। देखिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा, इससे एक प्रश्न पक्का 100% पूछा जाएगा, एक या दो प्रश्न। तो देखिए कह रहा है भौतिक परिवर्तन नहीं है, इस पर ध्यान देना है, नहीं है। तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं पूरा पढ़ते चलता हूँ फ्रेंड्स, आप बताइएगा। ठोस का द्रव में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, द्रवों का गैस में वाष्पीकरण। देखिए भौतिक अभिक्रिया का भौतिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है, ये भी है और ये भी है। ये पदार्थों का जो किण्वन होता है ना, ये भौतिक प्रतिक्रिया नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। अभी रासायनिक परिवर्तन नहीं पूछा जा रहा है, कौन नहीं है। तो ईंधन का दहन, अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन, लोहे में जंग लगना या प्लेटिनम तार का जलना। तो इसमें कौन है जो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो 37 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन है जो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। दहन किसी चीज को जलाना, कोयला को जलाना, लकड़ी की जलाना रासायनिक परिवर्तन क्रिया के अंतर्गत आता है। लोहा में जंग लग जाना है जो रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। प्लेटिनम तार का जलना कोई भी चीज है फ्रेंड्स वो है रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अम्लीकृत जल का वैद्युत अपघटन है जो आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। चलिए सवाल नंबर 38 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। अब चलिए इसमें बताएं रासायनिक परिवर्तन क्या है। मक्खन का खट्टा होना, कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ का बनना, एक प्लेटिनियम तार गर्म होना, लोहे का चुंबकीकरण। तो देखिए इसमें कर रासायनिक परिवर्तन ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मक्खन का खट्टा होना या दूध से दही बनना, ये सभी जो रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 39 को देखिए फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए ऊर्ध्वपातन, क्रिस्टलीकरण, निष्क्रियकरण या आसवन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा सभी। 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऊर्ध्वपातन तो नहीं होगा, क्रिस्टलीकरण भी नहीं होगा, आसवन भी नहीं होगा, ये निष्क्रियकरण है जो आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि मान लिया दूध है ये, और दूध से बना दिए दही बन जाता है। ठीक है, दूध से दही बन जाता है, तो क्या दही से पुनः दूध बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसी तरह से आकलन करेगा, जैसे कि मान ले कह देगा कि कोयला का जलना। ठीक है, कोयला का जलना कह देगा कि कैसा परिवर्तन है, कोयला का जलना। तो कोयला जब जल जाएगा फ्रेंड्स तो क्या बन जाएगा, आपका राख बन जाएगा। अब सोचिए कि राख से क्या कोयला वापस बना सकते हैं, नहीं, यानी कि पूर्ण स्थिति में वो नहीं आ सकता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई वस्तु परिवर्तन होने के बाद अपने पूर्ण स्थिति में नहीं आता है तो रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे फल का पकना, तब जब फल पक जाएगा तो फिर कच्चा होगा, नहीं होगा।
तो उसी तरह से है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो ऊर्ध्वपातन में देखिए क्या होता है, ऊर्ध्वपातन में है कि कोई भी वस्तु को जो गर्म करते हैं फ्रेंड्स तो डायरेक्ट क्या होता है, ठोस से वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। फिर गैस को यदि करिएगा तो फिर आपको ठोस स्थिति में आ जाएगा, तो उसमें तो आ जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन का राइट आंसर उसका हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा, 39 का सी। 40 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है, चलिए बताइए। पानी का बर्फ में परिवर्तन, मानव में श्वसन, मानव में पाचन, दूध से दही बनना। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए पानी का बर्फ में परिवर्तन, पानी से बर्फ बनाइए और बर्फ से फिर पानी बनाइए, बनता रहेगा। लेकिन मानव में जो श्वसन होता है वो है जो आपका रासायनिक परिवर्तन है। मानव में पाचन, जो खाना पच जाता है क्या पुनः वो खाना बनेगा, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बना रासायनिक परिवर्तन है। इससे एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना, शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन होना, रेत का पानी में घुलना, चीनी का पानी में घुलना। तो पहला ही तो हो जाएगा फ्रेंड्स रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बन गया। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए कि खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या होता है? इसमें ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि खाद्य पदार्थों में जो दुर्गंध आने का मुख्य कारण है वो वसा और तेलों का क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण होता है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 43 नंबर सवाल देखें, परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यौगिक का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है। परमाणु की ऑक्सीकरण स्थिति क्या प्रदर्शित करती है? तो यौगिक का वास्तविक आवेश को प्रदर्शित करती है। 44 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? अच्छा सवाल है, कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? 44 का करेक्ट आंसर सी जस्ता हो जाएगा, जिंक। ठीक है, जस्ता इसका करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? चलिए इसका जवाब सभी को पता होगा। पानी का शुद्धतम रूप क्या है फ्रेंड्स? तो जो वर्षा का पानी होता है ना वही शुद्ध जल, उसी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का। 46 नंबर सवाल को देखिए, फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? चलिए बताइए, फिटकिरी कौन सा क्रिया के द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का डी, स्कंदन। फिटकिरी गंदे पानी को स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। कौन सा? स्कंदन। 47 नंबर सवाल को देखिए फ्रेंड्स कि समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? ये भी टॉप मोस्ट बेबीआई सवाल है। इसका जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर उत्क्रम प्रसारण के द्वारा। 47 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? तो उत्क्रम प्रसारण के द्वारा। ठीक है। 48 नंबर सवाल को देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में। प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? ठीक है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो रासायनिक आयुध के रूप में किसका प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स? हथियार के तौर में भी कह सकते हैं। तो 48 का हो जाएगा मस्टर्ड गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 48 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्टर्ड गैस। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट भी कहा जाता है? वुड माने लकड़ी होता है। ठीक है, तो वुड स्पिरिट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? 49 का गेस कीजिए। 49 का मेथिल एल्कोहल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहा जाता है? तो मेथिल अल्कोहल को कहा जाता है। 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 50 नंबर सवाल को देखें, निम्नलिखित में से किस विस्फोट का नाम नोबेल तेल है? तो नोबेल तेल के नाम से कौन सा विस्फोटक जाना जाता है? 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीएनजी। टीएनजी को नोबेल तेल भी कहा जाता है। ये टीएनजी क्या है फ्रेंड्स? आपका एक विस्फोटक है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो नोबेल तेल के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, टीएनजी, इसको हम लोग नोबेल तेल के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? एक विस्फोटक है। तो 50 प्रश्न आपका था फ्रेंड्स केमिस्ट्री से, जो कि सिलेबस के अनुसार था। सिलेबस में भी बता दिया था। इस दोनों चैप्टर से जो और बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आपका जल्द ही रसायन विज्ञान भी बिहार पुलिस फायरमैन का सिलेबस के अनुसार खत्म हो जाएगा फ्रेंड्स। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।